आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में उस दिन माहौल गर्म था। टीचर्स के चेहरे चिंता से सने पड़े थे। तभी इंस्टीट्यूट डायरेक्टर के पास एक स्टाफ संदेशा लेकर आया। सर, वो रिव्यू कमेटी वाले आए हैं। ठीक है, चलो मैं आता हूं। डायरेक्टर बाहर आ गए थे। देखा कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज के चेयरमैन डॉक्टर A.H. मैकेंजी खड़े थे। ओह हेलो डायरेक्टर, आपको तो मालूम ही होगा कि आपके ऊपर वॉइस राय सर ने इंक्वायरी बैठाई है। हमारी टीम इसी सिलसिले में आपसे और आपकी टीम से बात करना चाहती है। बिल्कुल मैकेंजी, यू आर फ्री टू डू योर इन्वेस्टिगेशन। थैंक्स डायरेक्टर। IIC डायरेक्टर की कार्य क्षमता पर सवाल उठ रहे थे। सरकार का कहना था कि जिस काम के लिए डायरेक्टर को पद दिया गया था वो उसे कर पाने में असमर्थ दिखाई दे रहे थे। रिव्यू कमेटी की टीम यूनिवर्सिटी का मुआयना करने लगी। स्टूडेंट्स, टीचर्स से पूछताछ कर टीम वहां से रवाना हो गई। ये सब हो ही रहा था कि एक टीचर डायरेक्टर के पास आया और बोला, सर, आपको क्या लगता है रिपोर्ट आपके खिलाफ आएगी क्या? चांसेस तो हैं। सरकार को मेरा रवैया पसंद नहीं आ रहा है। मैं रिसर्च के लिए फंडिंग की मांग हर बार उठा रहा हूं। कई बार तो इस वजह से लोगों से मेरा झगड़ा तक हो गया। खैर, जो होगा देखा जाएगा, मगर मैं अपना स्टैंड नहीं बदलूंगा। डायरेक्टर की बात सच निकली। 1937 में आई कमेटी की रिपोर्ट में उनकी स्टैंड पर सवाल उठाए गए। उन्हें डायरेक्टर के पद से हटा दिया गया था। रिव्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि ICC के डायरेक्टर अपने काम को लेकर एरोगेंट हैं। उनका ये स्वभाव यूनिवर्सिटी के काम पर असर डाल रहा है। इसलिए सरकार ICC डायरेक्टर के पद से CV रमन को हटाने का फैसला करती है। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है। नामी गिरामी में कहानी फेमस साइंटिस्ट और एशिया के सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन की, जिनका पूरा जीवन साइंस को समर्पित रहा। अपने बेबाक अंदाज के लिए वो जाने जाते रहे। जिस सरकार की नीतियों का विरोध किया, उसी सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। साल 1900 था। 12 साल के रमन तमिलनाडु का तिरुपल्ली छोड़ विशाखापट्टनम आ गए थे। पिता साइंस के टीचर थे तो घर का माहौल पढ़ने लिखने वाला था। रमन के साथ ज्यादातर समय वो फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में बिताते, लिहाजा रमन का रुझान भी फिजिक्स की तरफ बढ़ने लगा। अब वो हर वक्त फिजिक्स की बात करते, नई खोज, नए फॉर्मूले की तलाश करते। एक दिन उनके पिता ने उन्हें लाइट स्पार्क के बारे में बताया। तय हुआ कि अगले दिन इसका प्रैक्टिकल किया जाएगा, मगर रमन बीमार पड़ गए। उन्हें 101 बुखार था। सबने आराम करने की सलाह दी। रमन ने भी हाँ कर दी, लेकिन सबके कमरे से बाहर जाते ही वो किताबें खोलकर बैठ गए और स्पार्क्स के बारे में पढ़ने लगे, ताकि प्रैक्टिकल करते वक्त उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। महज 16 साल की उम्र में वो मद्रास यूनिवर्सिटी के फिजिक्स और इंग्लिश डिपार्टमेंट के गोल्ड मेडलिस्ट हो गए। ग्रेजुएशन पूरी हुई तो एक दिन फिजिक्स के प्रोफेसर ने उन्हें केबिन में बुलाया, बधाई दी और बोले, रमन, भारत में रिसर्च का कोई स्कोप नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इंग्लैंड जाओ और वहां अपनी रिसर्च पूरी करो। रमन ने हामी भरी। घर गए तो पिता से भी राय शुमारी की। पिता मान गए। अब विदेश जाने के लिए मेडिकल क्लियरेंस की जरूरत थी। उन्होंने फॉर्म भर के जमा किया और इंतजार करने लगे। महीना बीत गया, लेकिन अब तक मेडिकल क्लियरेंस का कोई अता पता नहीं। रमन चिंतित हो गए। पिता ने थोड़े दिन और इंतजार करने की सलाह दी। हफ्ते भर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। रमन की मां ने दरवाजा खोला। डाकिया था। चिट्ठी देख मां ने रमन को आवाज लगाई। रमन दौड़े दौड़े पहुंचे। देखा मां के हाथ में उनकी मेडिकल रिपोर्ट थी। उन्होंने तुरंत मां के हाथ से रिपोर्ट ली और पढ़ने लगे। मां ने देखा रमन का चेहरा उतर गया था। उन्होंने पूछा तो रमन ने बताया कि उन्हें मेडिकली अनफिट करार दिया गया है। कहा गया है कि उनका शरीर इंग्लैंड की यात्रा बर्दाश्त नहीं कर सकता।
रास्ते में उनके बीमार पड़ने का खतरा है। जब मां ने यह सुना तो वो भी उदास हो गई। बेटे का बिलायत जाने का सपना टूट गया था। भारत में रिसर्च की स्थिति खराब थी, जिसे सुधरने में सालों लगते। रमन के पास अब एक ही रास्ता था, सरकारी नौकरी। जेसी बोस पर साइंटिफिक सूफी और रामानुजन पर विनम्र विद्रोही नाम की किताब लिखने वाले और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में साइंटिस्ट डॉक्टर मेहरवान बताते हैं, एमए के दौरान ही उन्होंने 2 पेपर पब्लिश किए थे और वो दोनों पेपर्स इतने महत्वपूर्ण हैं कि वो पेपर्स उन्होंने एक ब्रिटिश जर्नल है, बहुत ही नामी गिरामी ब्रिटिश जर्नल है जिसे फिलोसॉफिकल मैगजीन कहा करते हैं, उसमें उन्होंने ये 2 पेपर्स पब्लिश किए थे। और इन 2 पेपर्स के जरिए वो जो कैम्ब्रिज में प्रोफेसर्स थे उनके साथ कांटेक्ट में आए और एक बहुत ही जाने माने प्रोफेसर है, उनका नाम है लॉर्ड रेली। लॉर्ड रेली के संपर्क में भी आए और लॉर्ड रेली उनको प्रोफेसर कह के बुलाया करते थे सीवी रमन को। तो लॉर्ड रेली का ये मानना था कि सीवी रमन इंग्लैंड आए और वो वहां पर आकर के रिसर्च करें। ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सरकारी नौकरी उन्होंने भारत में ज्वाइन की वो कोई साधारण सरकारी नौकरी नहीं थी। उस जमाने में इंडियन फाइनेंस सर्विसेज हुआ करते थे, जो कि आज हम इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विसेज बोलते हैं। इंडियन फाइनेंस सर्विसेज की परीक्षा दी और परीक्षा उन्होंने इतने बढ़िया अंकों से पास की कि वो पहले स्थान पर आए। और इसके बाद उन्होंने असिस्टेंट ऑडिटर जनरल की जो पोस्ट होती है वो कलकत्ता में उन्होंने ज्वाइन की। रमन कलकत्ता में इंडियन फाइनेंस सर्विस को ज्वाइन कर चुके थे। बड़े भाई भी इसी विभाग में थे, लिहाजा काम समझने में उन्हें दिक्कत नहीं आई। 2 साल बाद 1909 में करेंसी अफसर के पद पर उनकी पोस्टिंग बर्मा के रंगून में कर दी गई। रमन अब विदेश में थे, काम में मन लग गया था, लेकिन दिल अब भी रिसर्च पर ही अटका था। उन्होंने सोचा कि वो काम के साथ साथ रिसर्च पर भी समय देंगे। कुछ यूनिवर्सिटी से बात भी की, लेकिन तभी घर से खत आया। पिता बहुत बीमार थे। रमन घर पहुंचे, देखा पिता बिस्तर पकड़ चुके थे। बीमारी डॉक्टर की पकड़ में नहीं आ रही थी। कुछ ही दिनों में पिता गुजर गए। रमन के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। वो अवसाद में चले गए, खाना तक छोड़ दिया, दिन रात एक कोने में अकेले बैठे रहते। एक दिन भैया उनके पास आया और बोला, रमन, पिताजी अब नहीं है, माँ अकेली हो गई है, अब हम ही उनका सहारा हैं भाई। चल काम पर चल, ऐसे रहेगा तो बीमार पड़ जाएगा। बड़े भाई ने जबरदस्ती उन्हें काम पर भेजा। रमन भारत लौटना चाहते थे, घर की दूरी उनसे सहन नहीं हो रही थी। तबादले की बात सुन ली गई। कुछ महीने बाद उन्हें नागपुर भेज दिया गया और 1911 में वो कलकत्ता लौट आए। रमन को नौकरी करते हुए 4 बरस हो गए थे। वो अब रिसर्च की दुनिया में दाखिला चाहते थे, लेकिन आर्थिक हालात खराब ना हो जाएं इसका डर भी था। उन्होंने तय किया कि वो सुबह नौकरी करेंगे और रात को रिसर्च। बस सही ठिकाने की तलाश थी। मालूम चला कि इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन फॉर साइंस सेंटर में रिसर्च की व्यवस्था है। वो कॉलेज पहुंच गए। डायरेक्टर ने बताया कि सालों से कोई रिसर्च नहीं हो रही वहां, लैब वीरान पड़ी है। रमन ने लैब देखने की इच्छा जाहिर की। लैब में चारों तरफ गंदगी थी, मकड़ियों ने घर बना लिए थे। ये देख रमन मुस्काए और इत्मीनान से बोले, ये जगह मेरे लिए सही है, आप बस सफाई करवा दें, मैं कल से ही रिसर्च शुरू कर दूंगा। डायरेक्टर ने हामी भर दी। बोला, मिस्टर रमन, बस एक दिक्कत है, कॉलेज की फंडिंग बहुत कम है, तो मैं आपको पैसे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। रमन हंस पड़े और बोले, कोई बात नहीं सर, आप मुझे रिसर्च के लिए जगह दे रहे हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। अगले दिन से रिसर्च शुरू हो गई। वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड वाइब्रेशन पर रिसर्च कर रहे थे। कुछ ही महीनों में उन्होंने पाया कि सितार से एक ऐसा वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है जो सारे इंस्ट्रूमेंट से अलग है। उन्होंने इस पर पूरी थीसिस लिख डाली। नेचर मैगजीन में उनकी रिसर्च पब्लिश हुई। यह पहली बार था जब इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस से की गई रिसर्च लोगों के सामने आई। फिर तो कॉलेज में रिसर्च करने वालों का तांता लग गया। प्रोफेसर्स रमन की रिसर्च से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रमन के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की, मगर रमन अपनी रिसर्च को लेकर बेहद गंभीर थे। वो किसी भी टॉपिक पर रिसर्च नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो कुछ ऐसा ढूंढें जिसकी आज तक कल्पना ना की गई हो। रमन का काम और रिसर्च चलता रहा। कई थीसिस पब्लिश हुई।
इसी का नतीजा था कि 1917 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी की तरफ से रमन को बुलाया गया। तनख्वाह इंडियन फाइनेंस सर्विस से कम थी, मगर रमन अब पूरी तरह से खुद को फिजिक्स में झोंक देना चाहते थे। वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ाने के लिए राजी हो गए, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग ने यूनिवर्सिटी में नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। डॉक्टर मेहरवान पीएचडी की डिग्री नहीं थी। उन्होंने पेपर्स बहुत सारे पब्लिश किए थे, उन्होंने मास्टर्स किया था, लेकिन पीएचडी की डिग्री नहीं थी। और सीवी रमन इस बीच में कहीं भारत के बाहर जाके, विशेष रूप से इंग्लैंड जाके उन्होंने कोई रिसर्च नहीं की थी, तो उनके पास सो कॉल्ड इंडिया के बाहर जाकर रिसर्च करने का कोई अनुभव नहीं था। इस बात को लेकर के बहुत सारे लोग जो थे उस समय, जो साइंटिस्ट थे भारत में, वो बहुत खुश नहीं हुए थे कि एक बिना पीएचडी एक्सपोजर का आदमी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में किसी विशेष स्कॉलरशिप पर उसकी नियुक्ति की जाती है। हालांकि आशुतोष मुखर्जी फिर से सीवी रमन के बचाव में आए और उन्होंने सन 1921 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उन्हें ऑनररी पीएचडी की डिग्री प्रदान की। डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी की मदद से 1921 आते आते रमन को पीएचडी डिग्री मिल गई। उनकी जॉब अब सिक्योर थी। कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ने रमन को बुलाया और बोले, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक सम्मेलन होने जा रहा है, तुम्हें वहां बुलाया गया है। मैं भी चाहूंगा कि हमारी यूनिवर्सिटी को तुम रिप्रेजेंट करो। इतना सुनते ही रमन खुशी से उछल पड़े। 13 साल पहले जिस लंदन का वो सपना पाले बैठे थे, वो आज उन्हें गेस्ट एक्सपर्ट के तौर पर बुला रहा था। रमन ने तैयारी शुरू कर दी। ऑक्सफोर्ड पहुंचकर भाषण दिया, जिसे खूब सराहा गया। बारी अब वापसी की थी, और उस वापसी में कुछ ऐसा होने जा रहा था जो भविष्य में उन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता बनाने वाला था। रमन भारत लौट रहे थे। एक दिन वो अकेले जहाज के डेक पर खड़े होकर समुद्र को निहार रहे थे। उन्हें अकेला देख उनके दोस्त पास आए और बोले, क्या देख रहे हो रमन? सोच रहा हूं कि ये समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। नहीं, मैं सिस्टर रैली। अरे ये तो साइंटिस्ट लॉर्ड रैली ने बहुत पहले ही बता दिया है। आसमान का रंग नीला होता है, उसके रिफ्लेक्शन से ही पानी का रंग भी नीला दिखाई पड़ता है। इनसे सहमत नहीं हूं। उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है और मुझे इस पर काम करना होगा। हम एक नई रिसर्च पर काम करने वाले हैं रमन काम पर लग गए थे। जहाज पर ही उन्होंने प्रिज्म निकाला और स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर रिसर्च करने लगे। कलकत्ता पहुंचे तो कुछ स्टूडेंट्स को साथ लिया और बोले, मैंने आपको चुना है। हम जानते हैं कि जब सफेद लाइट प्रिज्म से टकराती है तो 7 रंगों में बट जाती है। रेनबो उसी का नतीजा है। लेकिन वही लाइट जब पानी पर पड़ती है तो वो नीला क्यों दिखता है? ये वो सवाल है जिसका हमें जवाब तलाशना है। हमें इस पर अभी काम शुरू करना होगा। रमन के इतना कहते ही सारे स्टूडेंट्स काम पर लग गए। रमन भी इसमें उनका साथ दे रहे थे। तभी एक रोज उनके स्टूडेंट के.एस. कृष्णन रमन के पास आए और बोले, सर, मुझे एक नया रेडिएशन मिला है जो कि बाकी रे से अलग है। ये रे है क्या? कृष्णन ने तुरंत हामी भर दी और दोनों लैब में चले गए। रिसर्च चलता रहा और 1928 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पहली बार रमन ने अपनी नई खोज पर लेक्चर दिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जा रहा हूं। एक ऐसी रिसर्च जो आज से पहले कभी नहीं हुई। मैंने और मेरी टीम ने एक ऐसी नई रेडिएशन की खोज की है जो बाकी रेस से बिल्कुल अलग है। जब लाइट किसी मॉलिक्यूल से पास होती है तो उसकी वेवलेंथ में परिवर्तन होता है, लेकिन यही लाइट अगर किसी डस्ट फ्री, ट्रांसपेरेंट और केमिकल फ्री कंपाउंड से होकर गुजरेगी तो एक एक्स्ट्रा स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ लाइट का जन्म होता है जिसमें छितराव काफी ज्यादा होता है, और इसी वजह से हमें समुद्र का पानी नीला दिखाई पड़ता है। रमन ने अपनी यह खोज इसी साल नेचर साइंस पब्लिकेशन में प्रकाशित कराई। तहलका मच गया। इसे डिस्कवरी ऑफ सेंचुरी कहा जाने लगा। लेकिन तभी रूस से आपत्ति आई। 2 साइंटिस्ट थे, जिनमें से एक का नाम था ग्रेगोरी लैंड्सबर्ग और एक का नाम था लियोनिड मैंडलस्टम। ये दोनों प्रोफेसर, दोनों साइंटिस्ट मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में उस समय थे, और ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों लोगों ने भी सेम टाइम में, उसी समय रामन इफेक्ट की खोज की थी। लेकिन जब सीवी रमन को ये नोबेल प्राइज मिला तो उसके कई सारे कारण थे, जिनमें से एक कारण ये भी था कि सीवी रमन ने ये जो अपना रिसर्च किया था
वो इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स जो एक जर्नल है उसमें प्रकाशित किया था। और ये जो पेपर है, ये पेपर ग्रेगोरी लैंड्सबर्ग और उनके साथी के पेपर से पहले प्रकाशित हो गया था। एक ये कारण था। दूसरा कारण ये था कि ग्रेगोरी लैंड्सबर्ग और उनके साथी ने जब पेपर लिखा और वो रिवाइज करने के लिए आया, उसमें उन्होंने प्रोफेसर सीवी रमन का जो पेपर था उसको साइट कर दिया था। मतलब ये कि जब उन्होंने उसका डिस्कशन लिखा, जो उनकी रिजल्ट्स थे, फाइंडिंग्स थी, तो उसमें उन्होंने उनको एक्सप्लेन करने में सीवी रमन ने जो एक्सप्लेनेशन लिखा था उसकी सहायता लेने की कोशिश की, जो कि बाद में नोबेल कमेटी के लिए ये एक आधार बना कि नोबेल पुरस्कार किसको जाना चाहिए। रमन इफेक्ट की खोज हो चुकी थी। 1930 में इसी खोज के बूते रमन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए। लेकिन इसके साथ ही साइंटिस्ट कम्युनिटी में हल्के सुरों में एक और बात की चर्चा होने लगी। चर्चा ये कि रमन ने अपनी खोज में अपने स्टूडेंट कृष्णन को श्रेय नहीं दिया। बात बढ़ी तो रमन का खूब विरोध हुआ। रमन खामोश रहे। हालांकि सालों बाद कृष्णन ने इस पर चुप्पी जरूर तोड़ी और बोले कि वो बस इतना ही कह सकते हैं कि उन्होंने रिसर्च में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। 1932 में रमन बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के डायरेक्टर बन गए। उन्हें वहां फिजिक्स को इंप्रूव करने के लिए भेजा गया था। रमन इस पर काम भी कर रहे थे। तभी उन्हें जर्मनी में यहूदी नरसंहार की खबर मिली। कई यहूदी साइंटिस्ट इस वक्त दूसरे देशों में पनाह ले रहे थे। आइंस्टीन ने भी अमेरिका में शरण ले ली थी। सीवी रमन चाहते थे कि जर्मनी के प्रख्यात साइंटिस्ट मैक्स बोर्न को भारत लाया जा सके ताकि वो आईआईसी का फिजिकल डिपार्टमेंट उन्हें सौंप दे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से इस बारे में बात की, लेकिन भारतीय राष्ट्रवादियों को यह बात रास नहीं आई। वो खुलकर इसका विरोध करने लगे। जर्मनी से आया कोई साइंटिस्ट आईआईसी में पढ़ाए, वो इसके सख्त खिलाफ थे। रमन ने सोचा कि कुछ दिनों में बात ठंडी हो जाएगी, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। मामला गर्माता चला गया। 1936 में भारी विरोध के बाद रमन पर इंक्वायरी बैठाई गई। उनकी कार्य क्षमता पर सवाल उठाए जाने लगे। 1937 में रमन आईआईसी के डायरेक्टर पद से हटा दिए गए। हालांकि कई जानकारों ने यह लिखा कि रमन को उनकी कार्यशैली के कारण नहीं, बल्कि फंड में लगातार की जा रही कटौती का विरोध करने की वजह से हटाया गया था। जर्नी इनटू लाइट, लाइफ एंड साइंस ऑफ सीवी रमन किताब लिखने वाले फिजिसिस्ट बायोग्राफर गणेशन वेंकटरमण कमेटी की इस रिपोर्ट को बायस्ड बताते हैं, क्योंकि कमेटी में आईआईसी के किसी भी मेंबर को जगह नहीं दी गई थी। इतिहासकार जानवी फाल्के ने अपनी किताब एटॉमिक स्टेट में लिखा है कि 1940 में रमन ने पार्टिकल एक्सीलरेटर बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसे भी खारिज कर दिया गया। इस प्रस्ताव को खारिज करने वाली रिपोर्ट के को ऑथर होमी जहांगीर भाभा थे, वही भाभा जिनकी कुछ सालों पहले आईआईसी में भर्ती रमन ने की थी। आज वही भाभा उनके प्रपोजल गिरा रहे थे। रमन की स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल न होने को लेकर भी आलोचना होती थी। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार किया था। उनका मत था, उनका काम फिजिक्स पढ़ना और पढ़ाना है। वो देश की सेवा बतौर शिक्षक कर सकते हैं और वो वही करेंगे। आजादी के बाद रमन को नेशनल प्रोफेसर की उपाधि दी गई। हालांकि रमन नेहरू की साइंस पॉलिसी से संतुष्ट दिखाई नहीं देते। रमन रिसर्च डिपार्टमेंट को मिल रही कम फंडिंग का लगातार विरोध कर रहे थे। रमन मानते थे कि फंडामेंटल फिजिक्स असली चीज है। उस दौर में सरकार ने अप्लाइड साइंस में काम करने के लिए कई CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लैबोरेटरीज लैब्स को खूब फंड दिए थे, जबकि यूनिवर्सिटीज में रिसर्च को कम फंड मिलते। रमन इससे बहुत खफा थे। CSIR में प्रैक्टिकल अप्लाइड साइंस पर काम होता था, जबकि यूनिवर्सिटी फंडामेंटल रिसर्च के लिए उपयुक्त मानी जाती थी। 1950 के दशक में खुल रही CSIR लैब्स को रमन ने नेहरू भटनागर इफेक्ट का नाम दिया। भविष्यवाणी कर दी कि इन लैब्स से सिर्फ पैसा बर्बाद होगा और कुछ नहीं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जैसे शाहजहां ने अपनी पत्नी को दफनाने के लिए ताजमहल बनाया था, भटनागर ने CSIR लैब्स बनाकर उनमें साइंटिफिक उपकरणों को दफना दिया। 1948 में सरकार ने रमन को रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए फंडिंग का प्रस्ताव दिया, लेकिन रमन ने यह कहकर ठुकरा दिया कि अगर उन्होंने फंडिंग एक्सेप्ट की तो उन्हें सरकार को सालाना अकाउंट का स्टेटमेंट भेजना पड़ेगा, जो उनके लिए मैनेज कर पाना असंभव है। उन्होंने खुद से इंस्टीट्यूट खड़ा किया। हालांकि सरकार की साइंस पॉलिसी के विरोध के बावजूद 1952 में रमन को भारत रत्न से नवाजा गया। सीवी रमन असल में इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सीवी रमन ने स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक नया फील्ड
नया क्षेत्र, रिसर्च का नया क्षेत्र स्थापित किया और वो पूरा क्षेत्र बाद में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जाना जाता है। और रमन इफेक्ट असल में मटेरियल साइंस की बैकबोन है, एक तरह से कह लें आप। और इनके स्पेक्ट्रोमीटर्स न जाने कितने क्षेत्रों में इनका इस्तेमाल होता है, यहाँ तक कि अगर आप को आश्चर्य होगा, एयरपोर्ट्स पर ड्रग्स और कई तरह के केमिकल्स को के बारे में पता लगाने के लिए भी रमन स्पेक्ट्रोमीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। रमन एक जीनियस थे। विक्रम साराभाई जिन्होंने इसरो की स्थापना की, वो भी रमन की ही देन है, जिनके अंडर में साराभाई ने अपनी पीएचडी डिग्री पूरी की। एक शख्स जिसने एक सदी पहले ये कह दिया था कि अगर भारत को तरक्की करनी है तो उसे रिसर्च पर ध्यान देना होगा, साइंटिस्ट को राजनीति से अलग रखना होगा, शोध में दखल देना बंद करना होगा, तभी साइंस तरक्की करेगी, भारत तरक्की करेगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा बताइएगा। पता है radio@aajtak.com। अगर आप इसे किसी ऑडियो एप्लीकेशन पे सुन रहे हैं तो वहां भी हमें आप रेट कर सकते हैं, कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। अब आपसे इजाजत चाहेंगे। शुक्रिया।